गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपके समक्ष ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, मानव श्वसन तंत्र की। देखिए पाचन तंत्र के द्वारा या पाचन के द्वारा या डाइजेशन के द्वारा ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड फैट्स यानी फैटी एसिड जो था वो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स यानी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स यानी जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो थी वो सेल है हमारी बॉडी की, उस स्मॉलेस्ट यूनिट सेल तक पहुंच जाता है। क्या? ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड थ्रू किसके थ्रू पहुंचता है? ये ब्लड के थ्रू। ठीक है, अब बात करते हैं श्वसन तंत्र। अब एक चीज, श्वसन से पहले दो चीजें हमें क्लियर करनी पड़ेगी, श्वास लेना एंड श्वसन। जनरली हम इन दोनों को एक ही रूप में लेते हैं। श्वास लेना मतलब हुआ ब्रीदिंग और दूसरा श्वसन का मतलब हुआ रेस्पिरेशन। ठीक, कॉमनली एक ही टर्म यूज है। हम जनरली श्वसन का मतलब समझते हैं ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना, लेकिन दो टर्म में श्वास लेने का मतलब हुआ ब्रीदिंग का मतलब हुआ इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन। इनहेल, वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल CO2 यानी ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने को कहते हैं श्वास लेना, ब्रीदिंग। जबकि श्वसन जो है, श्वसन में पचे हुए भोजन का मतलब हुआ डाइजेस्टेड फूड का ऑक्सीडेशन होगा, यानी डाइजेस्टेड, द प्रोसेस इन विच द ऑक्सीडेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस। डाइजेस्टेड फूड यानी पचा हुआ भोजन, जनरली ग्लूकोज का। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में ग्लूकोज का, डाइजेस्टेड फूड यानी ग्लूकोज का, यानी वह प्रक्रिया जिसमें पचे हुए भोजन यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और क्या मुक्त होती है? ऊर्जा, एनर्जी रिलीज होती है। तो वह यानी एक एनर्जी गिविंग प्रोसेस है क्या? रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग का मतलब तो केवल ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना है। श्वास लेना भी हमारा श्वसन के अंतर्गत आ जाता है, यानी एक बहुत बड़ी प्रोसेस है। रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। इसी के अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर ही सांस लेना भी आता है, ऑक्सीजन लेना, इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ CO2। सो द रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच द ऑक्सीडेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज। सो रेस्पिरेशन इज एनर्जी गिविंग प्रोसेस। एक इन दोनों में डिफरेंस ये भी हो सकता है, ये इंडोथर्मिक होती है। इंडोथर्मिक का मतलब श्वास लेने में ऊर्जा खर्च होती है, जबकि इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। ये कैसा है? एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कौन सी? रेस्पिरेशन। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि श्वास लेना, श्वसन, रेस्पिरेशन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। इसी के अंतर्गत श्वास लेना, ब्रीदिंग भी इसी में इंक्लूड है। सो ब्रीदिंग मीन्स इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ CO2 यानी ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। जबकि रेस्पिरेशन का मतलब हुआ वह प्रक्रिया जिसमें पचे हुए भोजन का ऑक्सीकरण होता है, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज। जनरली डाइजेस्टेड फूड मीन्स ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस। अब हमारा जो बात करते हैं श्वसन तंत्र की, श्वसन तंत्र हमारा स्टार्ट हो जाए। देखिए हम सांस लेते हैं, नोस्ट्रिल, सबसे पहला पार्ट ये नोस्ट्रिल है, नासिका द्वार। देन नसल कैविटी, ये नाक के अंदर एक कैविटी है जिसमें हेयर्स भी पाए जाते हैं, नसल कैविटी। देन फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रेकिया। देन ट्रेकिया के बाद कौन सा है? एयर इंटर्स इनटू ट्रेकिया, यहाँ तक ट्रेकिया है, ये कार्टिलेज का बना हुआ ट्रेकिया। फिर उसके बाद ब्रोंकाई। ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स टू फॉर्म ब्रोंकाई, और ये ब्रोंकाई क्या बना लेते हैं? 2 लंग्स बना लेते हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो 2 ब्रोंकाई ने 2 लंग्स बना दिए। और ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स टू फॉर्म ब्रोंक्यूल्स एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रोंक्यूल्स इज सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये देखो फुला हुआ भाग है, अगर आप देखेंगे तो लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रोंक्यूल इज सैक लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, फुला हुआ भाग होता है। ठीक है, लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रोंक्यूल्स इज सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज एल्वियोली, एंड दिस एल्वियोली इज मेड अप ऑफ, याद रख लेना, ब्लड कैपिलरी। जैसे कल हमने देखा था कैपिलरी, रक्त केशिकाओं का बना होता है कौन? एल्वियोली। तो
जैसे कल हमने देखा था जो हमारा विलाई थे इन स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो भी किसके बने थे, ब्लड कैपिलरी के। यहाँ पे याद रख लेना एल्वियोलर वॉल भी ब्लड कैपिलरी से बना होता है, थिन वॉल्ड होता है ये। इसका फंक्शन मैं बाद में बताऊंगा, जनरली याद रख लेना। दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले हवा गई, हमने जैसे जो एयर इंटर करती है हमारे बॉडी में, नॉस्ट्रिल, सबसे पहले नॉस्ट्रिल के बाद नसल कैविटी, देन फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोली में पहुंचती है। ठीक है, एल्वियोली में पहुंचती है। अब उसके बाद देखना, व्हेन एयर इंटर्स दिस पार्ट लैरिंग्स इज नोन एज वॉइस बॉक्स। ये वॉइस बॉक्स है, लैरिंग्स वॉइस बॉक्स है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये भी कार्टिलेज का बना होता है और इसमें एयर जब इंटर होती है तो इट क्रिएट साउंड। इससे क्या होती है, आवाज उत्पन्न होती है, हमारी आवाज में बोल पा रहा हूँ ड्यू टू लैरिंग्स। लैरिंग्स के कारण होता ये है कि जैसे बांसुरी का बजना, शंख का बजना होता है, वैसे लैरिंग्स के अंदर कार्टिलेज का जाल जैसा होता है, और इससे जब एयर इंटर होती है, एयर इससे आती है, तो इससे क्या होता है, यानी साउंड क्रिएट होती है। तो याद रख लेना, लैरिंग्स क्रिएट साउंड एंड जनरली व्हेन वी स्पीक, जब हम बोलते हैं उसमें हम क्या करते हैं, हम जब देखना, जब बोल रहे हैं ऐसा नहीं कि इनहेलिंग के दौरान नहीं बोलते हैं, जब ज्यादा भी आवाज निकालनी होती है पहले सांस भर लेते हैं फिर जोर से आवाज लगाते हैं। इसका मतलब एक्सहेलिंग के दौरान एयर प्रेशर क्रिएट करते हुए अलग अलग प्रकार की आवाज हम निकाल सकते हैं। सो लैरिंग्स इज नोन एज द वॉइस बॉक्स। ठीक है, तो एयर ने जब नोस्ट्रिल के थ्रू इंटर किया, नोस्ट्रिल के थ्रू एयर आई यहाँ से ना, एटमॉस्फेरिक एयर जो थी किसके थ्रू आई, नोस्ट्रिल के थ्रू आई, देन नेजल कैविटी में पहुंची। नेजल कैविटी ये नाक के अंदर के जो छेद है, इस छेद नहीं, एक प्रकार की गुहा होती है, नासिका गुहा। इस गुहा में हेयर्स रूम्स पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं। ये हेयर क्या करते हैं, एक तो नसल कैविटी एक तो मॉइस्चर करती है, हमेशा नमी बनी रहती है नसल कैविटी के अंदर, जो कि नमी बनी रहती है, और हेयर्स भी पाए जाते हैं। तो ये एयर को फिल्टर करती है, यानी जितने भी डस्ट पार्टिकल एयर के साथ अंदर जाए, वो डस्ट पार्टिकल उन हेयर्स में चिपक जाते हैं, जिससे एयर फिल्टर होके अंदर की ओर जाती है। ठीक है, दूसरा काम इसका है कि नसल कैविटी में जो म्यूकस सेक्रीट होता है, यानी जो हमेशा चिपचिपा पदार्थ सेक्रीट होता है, वो क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है, एयर के फ्रिक्शन को कम करता है, जिससे एयर इजीली नेक्स्ट पार्ट में जा सके। इसका अतिरिक्त एक चीज और होती है, बाहर की एयर ठंडी होती है, अंदर जाता है तो नसल कैविटी में क्या होता है कि वो एयर का टेम्परेचर कंट्रोल कर लेती है, जिससे कि ठंडी हवा यहाँ ना जा पाए और हमारी लंग्स इन्फेक्ट ना हो पाए। तो ये तो फंक्शन हो गया हमारा नसल कैविटी का। देन फेरिंग्स, ये जो है कॉमन पार्ट है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पाया जाता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी है। यानी एक ऐसा पार्ट होता है, हमें लगता है, देखिए कभी कभी खाना या पानी नाक से निकल जाता है, या नाक वाली चीज हमारे मुंह में चली आती, तो ये पार्ट जो लास्ट पार्ट है, कनेक्शन है दोनों का, बकल कैविटी और नजल कैविटी का दोनों का कनेक्शन है, दैट कनेक्शन इज नोन एज ग्रसनी यानी फेरिंग्स। उसके बाद फेरिंग्स के बाद अगला पार्ट जो है लैरिंग्स, ये वॉइस बॉक्स है, इसी से वॉइस क्रिएट होती है। ठीक है, एक चीज और याद रख लेना, यही इसी के पैरेलल, ट्रैकिया के पैरेलल ही एक और नली होती है, फूड पाइप, यानी इसोफेगस, जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा। कभी ऐसा नहीं होता है कि हमने खाना खाया तो खाना लंग्स में घुस गया हो और एयर पेट में, स्टोमक में चली गई, ऐसा नहीं होता। कारण क्या होता होगा, देखिए यहाँ पे जो होता है, जब फ्रंट पार्ट ऑफ द ट्रैकिया, ट्रैकिया का जो फ्रंट पार्ट होता है यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे एक छेद होता है, दिस पोर इज नोन, द फ्रंट पार्ट ऑफ ट्रैकिया इज नोन एज ग्लूटिस, इसको कहते हैं ग्लूटिस। ठीक है, और इस ढक्कन से ये क्या होता है, कवर्ड रहता है, यानी इसको कहते हैं, इसके ढक्कन को कहते हैं एपिग्लूटिस। याद रख लेना, खाना हमेशा पेट में जाता है और एयर हमेशा लंग्स में जाती है, उल्टा नहीं होता, कभी एयर पेट में और खाना लंग्स में नहीं बढ़ता। कारण क्या है कि जब हम जनरली जब हम खाना खाते हैं, जिसमें हम खाना खा रहे हैं, तो ग्लूटिस इज कवर्ड बाय एपिग्लूटिस, ग्लूटिस जो है वो एपिग्लूटिस से ढक जाएगा, यानी खाना खाते समय, यानी खाना खाते समय जो है, खाना खाते समय जो है, ये यहाँ पे बना दिया मैंने। ठीक है, यहाँ तक कॉमन है, ये कॉमन पार्ट है। ये खाना खाते समय क्या है कि ट्रैकिया का ओपनिंग है, जो माउथ है, ट्रैकिया का फ्रंट पार्ट जो है वो एपिग्लोटिस से क्या हो जाएगा, कवर्ड हो जाएगा, एपिग्लोटिस से कवर्ड हो जाएगा, जिससे कि क्या होगा, खाते समय खाना जो है पेटी में जाएगा, क्योंकि दूसरा तो ये पोर है, ये तो बंद हो गया। लेकिन एयर लेते समय, जैसे हम
खाना खाते हैं, जैसे हम एयर ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस लेते समय क्या होगा, ये एपिग्लोटिस का ढक्कन खुल जाता है और एयर अंदर चली जाती है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि खाते समय बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बातें करेंगे तो हम एयर के द्वारा ही हम लैंग्वेज में वॉइस क्रिएट कर सकते हैं। तो खाना खाते समय बोलेंगे तो ऐसा हो सकता है कि एपिग्लोटिस खुल जाए और खाने का कुछ पार्ट हमारे किस में चले जाए, खाने का कुछ पार्ट हमारे ट्रैकिया में चले जाए। ठीक है, तो याद रख लेना, नोस्ट्रिल, देन नसल कैविटी, देन फेरिंग्स, देन लैरिंग्स। लैरिंग्स में वॉइस क्रिएट हुई, लेकिन याद रख लेना एक्सेलिंग के दौरान ही आवाज क्रिएट होती है। उसके बाद ट्रैकिया जो है उसका बना रहता है कार्टिलेज का। ठीक है, बोन्स का ना होकर कार्टिलेज का बना रहता है, जिससे ऐसा है कि ट्रैकिया ढले ना। वैसे तो अगर ट्रैकिया एक नली है, अगर कार्टिलेज की नहीं बनी होगी तो कभी सिकुड़ जाएगी, तो उसका मतलब एयर अंदर जाना बंद हो जाएगी और बिना खाना खाए हम 1 हफ्ते तक फिर भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना सांस के 1 मिनट 2 मिनट तक 2-3 मिनट तो चलो योगा होगा या योगासन करके हम अपने आप को सर्वाइव कर सकें, लेकिन 5 मिनट के बाद हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सो ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों जरूरी है वो अभी पता चल जाएगा। जनरली याद रखो कि एयर मतलब ये श्रंकन सिकुड़ ना जाए, ट्रैकिया सिकुड़ ना जाए, इसीलिए कार्टिलेज की बनी होती है। देन ट्रैकिया फर्दर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स टू फॉर्म ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया, ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड टू फॉर्म ब्रोंक्यूल्स, और ये सब मिला के यानी 2 ब्रोंकाई ने 2 लंग्स बना दिए, हमारे 2 लंग्स बना दिए। और लास्ट पार्ट ऑफ द bronchi is sac-like structure which is known as alveoli, and this alveoli या इस ये कुपिका जो होती है alveoli किसकी बनी होती है, this alveoli is made up of blood capillary, ठीक है, ये किसकी बनी होती है, ब्लड कैपिलरी की बनी होती है। अब यहाँ पे देखना, जनरली प्रोसेस में समझा देता हूँ। हमने सांस ली, नोस्ट्रिल, देन फेरिंग्स, देन नोस्ट्रिल नजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया से होती हुई ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लास्ट में एल्वियोलर सैक में पहुंची। यहाँ पहुंची, एयर पहुंच गई, यहाँ से ली और एल्वियोली यानी कुपिका में पहुंची। हमें पता है कि कुपिका किसकी बनी हुई है, एल्वियोली बनी है ब्लड कैपिलरी की। सो ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है। डिफ्यूज का मतलब हुआ विसरण, डिफ्यूजन का मतलब हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन यानी विसरण की प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन डायरेक्टली किस में आ जाती है, ब्लड में, यानी लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट जो होगा वो डिफ्यूजन कहलाता है। तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अंदर कम था तो ऑक्सीजन अंदर सीधे ब्लड में आ गई। ब्लड में ऑक्सीजन जब आ गई तो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स यानी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन, देन टिश्यू, देन एट लास्ट कहाँ पहुंची, सेल में पहुंची। डिफरेंट बॉडी ऑर्गन, देन टिश्यू एंड एट लास्ट ऑक्सीजन रीचेस टू सेल। अब कोशिका के अंदर डाइजेशन प्रोसेस से या डाइजेशन से कोशिका के अंदर आया है ग्लूकोज। क्या हुआ, ग्लूकोज यानी C6H12O6। इसी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा इस ऑक्सीजन से। ग्लूकोज यानी C6H12O6 प्लस O2, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की रिवर्स प्रोसेस होती है। देखो क्या होगा, C6H12O6 इज इक्वल टू 6CO2 बन जाएगा प्लस 6H2O बन जाएगा प्लस एनर्जी बनेगी। वैसे ग्लूकोज के एक अणु से बनती है एनर्जी 38 ATP, याद रख लेना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। सो इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस द ऑक्सीडेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड यानी ग्लूकोज टेक प्लेस। दिस इज ग्लूकोज, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, CO2 और H2O बनेगी, एनर्जी बनेगी। एनर्जी डिफरेंट बॉडी वर्क्स, जितने भी शरीर के बायोकेमिकल या बायोफिजिकल वर्क है उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसी से पूरी होगी। ये वाटर बॉडी में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा और एक्स्ट्रा वाटर जो है एक्सक्रीशन से निकलेगा, वो बाद में एक्सक्रीटरी सिस्टम बाद में पढ़ोगे। और ये CO2 जो है, ये CO2 बाय द सेम प्रोसेस कहाँ पहुंचती है, सेल से, टिश्यू से, ऑर्गन से, ब्लड से डिफ्यूज होके कहाँ पहुंच जाती है, एल्वियोली, एंड देन एल्वियोली टू रिवर्स बाय द रिवर्स प्रोसेस। रिवर्स प्रोसेस से इसी के द्वारा नॉस्ट्रिल से बाहर के निकल गई, CO2 निकल गई और हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो याद रख लेना, रेस्पिरेशन प्रोसेस में
ऑक्सीडेशन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज टेक प्लेस बाई विच एनर्जी इज रिलीज, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। और हमने कहा कि एयर अंदर कैसे गई, एयर अंदर जाने के लिए मैं बता दे रहा हूं, होता क्या है कि व्हेन वी इनहेल, जब हम इनहेल का मतलब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, डायफ्राम, ये डायफ्राम जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, इस डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने से द वॉल्यूम ऑफ अवर चेस्ट कैविटी, ये ऊपर की जो चेस्ट कैविटी है इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो बाय द इंक्रीजमेंट ऑफ दिस चेस्ट कैविटी, आउटर एयर enters to our nostril and at last reaches as alveoli। ठीक है, यानी याद रख लेना कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है जिससे हमारे चेस्ट कैविटी का क्या बनता है, चेस्ट कैविटी का आयतन बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने से एयर प्रेशर एक्सर्ट हो जाता है। यहाँ पे एयर प्रेशर, यहाँ पे अंदर जो एयर प्रेशर है कम हो जाएगा, जिससे बाहर की एयर अंदर की ओर आएगी। ठीक है, इसी की रिवर्स प्रोसेस है एक्सहेलिंग में। ये डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा जिससे चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाएगा। चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो अंदर जो है हमारे लंग्स में एयर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि इंटरनल एयर, यानी इसमें जो एयर है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी इंटरनल जो गैस है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिवर्स प्रोसेस से क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। तो याद रख लेना, ऑक्सीजन लेने के दौरान डायफ्राम इसलिए इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है। डायफ्राम का वॉल्यूम, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जिससे चेस्ट कैविटी का आयतन बढ़ जाता है और एयर प्रेशर कम हो जाता है। एयर प्रेशर कम होने के कारण बाहर से एयर अंदर की ओर आती है। जबकि एक्सहेलिंग या जब हम CO2 बाहर छोड़ते हैं उसमें क्या हुआ, ये डायफ्राम जो हुआ रिलैक्स हो गया। रिलैक्स होने से चेस्ट कैविटी का यानी डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द रिब्स हुआ। यहाँ पे इसके बाहर पे रिब्स होते हैं, कंफ्यूज मत होना, इसी के बाहर रिब्स होते हैं। ठीक है, तो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द रिब्स भी हुआ और डायफ्राम के रिलैक्सेशन होने से चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम जो है वो घट जाता है, जिससे कि इंटरनल एयर बाहर की ओर आ जाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर आ जाती है। ठीक हो गया, ये तो हो गया हमारा क्या, रेस्पिरेशन प्रोसेस। अब बात करते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, वन इज वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। यानी वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखो, वायवीय श्वसन का मतलब हुआ द रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। वायु की उपस्थिति में जो रेस्पिरेशन होगा वो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। और इन दी अब्सेंस ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन की अब्सेंस में जो रेस्पिरेशन होगा वो अवायवीय श्वसन होगा, अनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन तो अभी हमने देखा C6H12O6 प्लस O2, ऑक्सीजन की प्रेजेंस था। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी वायवीय श्वसन था, इसमें बना क्या था, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। अगर ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनते हैं। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसी यानी ऊर्जा के सिक्के होते हैं ये, एनर्जी कॉइंस, इसी के रूप में एनर्जी स्टोर रहती है हमारी बॉडी में। एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होगा, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है, हायर लिविंग बीइंग में और लोअर लिविंग बीइंग में क्या होता है। देखो, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में, हायर लिविंग बीइंग में, अनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब अब्सेंस ऑफ O2 की अब्सेंस होगी, O2 नहीं होगा। ठीक है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज से अनएरोबिक रेस्पिरेशन में, हायर लिविंग बीइंग में यानी हम लोगों में लैक्टिक एसिड बनता है प्लस एनर्जी, लेकिन ये एनर्जी कम होती है, यानी हम लोगों में लगभग 2 ATP बनती है। ठीक है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन से। जबकि लोअर लिविंग बीइंग में एथेनॉल बन जाएगा, एथेनॉल प्लस CO2 बनेगा प्लस एनर्जी रिलीज होगी। तो याद रखें ना,
अनएरोबिक रेस्पिरेशन में हायर लिविंग बीइंग में तो लैक्टिक एसिड बनेगा, लोअर लिविंग बीइंग में एथेनॉल बनेगा और साथ में एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन याद रख लेना, एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में कम एनर्जी रिलीज होती है। हम जब दौड़ते हैं, बहुत ज्यादा दौड़ते समय हमारे क्या कहते हैं बॉडी में, या आपने देखा होगा क्रिकेट में खिलाड़ियों में क्रैम्प्स आ गए कहते हैं, मसल में खिंचाव आ जाता है। उसका रीजन यही है कि इतनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन से पूरी नहीं हो पाती। तो इतनी ज़्यादा एरोबिक रेस्पिरेशन क्योंकि इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, सप्लाई नहीं हो पाने के कारण अनएरोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में होने लगता है। एरोबिक के साथ अनएरोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड बन जाता है हमारे मसल्स में, इसी लैक्टिक एसिड के कारण हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं। ठीक है, और याद रख लेना, ग्लूकोज से एथेनॉल का बनना लोअर लिविंग बीइंग में, इस प्रोसेस को कहते हैं, एक पर्टिकुलर नाम से जानते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन को, इसको कहते हैं फर्मेंटेशन। ये आप केमिस्ट्री वाले पोर्शन में पढ़ोगे कि दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो लोअर लिविंग बीइंग में अनएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एथेनॉल बनता है, हायर लिविंग बीइंग में एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू तो कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 बना जो रिलीज हो गया, जबकि अनएरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोगों के शरीर में लैक्टिक एसिड बनता है जो रिलीज नहीं हो पाता, और इसकी मसल्स में प्रेजेंस के कारण ही हमें क्रैम्प्स आ जाते हैं, यानी मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है। तो ये तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।